संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि हमारी पूरी हो गई थी। आज जो हम शुरू करेंगे उस संधि का नाम है हल संधि या व्यंजन संधि। तो संस्कृत व्याकरण की जो नंबर 2 की संधि है उसका नाम है हल या फिर उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब देखिए, इससे पहले हमने पढ़ी स्वर संधि जिसका नियम था कि किसी भी पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो। तो उन दोनों में जो संधि होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है आपके अच या स्वर संधि। अब हम बात करते हैं हल या व्यंजन संधि की। इसमें क्या होता है कि भाई इतना तो आपको पता ही है कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। यहाँ जो ये व्यंजन संधि है, हल संधि, इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, व्यंजन, क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है। और उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, संधि। संधि होने पर व्यंजन के स्थान पर होने वाला जो विकार होता है वह कौन सा कहलाता है, हल या व्यंजन संधि। अब देखिए, यहां भी व्यंजन हो सकता है, यहां स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब उस संधि में तो विकार उत्पन्न हो रहा था यहां पे, ठीक है। अब यहां क्या होता है इस हल और व्यंजन संधि में कि भाई जो भी विकार होगा व्यंजन के स्थान पे होगा। अब देखिए, इस जगह भी विकार उत्पन्न हो सकता है, यहां नहीं हुआ तो इस व्यंजन में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। इस हल संधि में और क्या होता है कि यहां भी विकार उत्पन्न नहीं हो और यहां भी विकार उत्पन्न नहीं हो, तो ये जो बीच में प्लस का निशान होता है, इस धन बोलते हैं इसको, इसमें भी विकार उत्पन्न हो सकता है। मतलब न तो इसमें होगा न इसमें होगा, तो कहां होगा, यहां पर होगा। तो इस संधि में कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष संधियां होती है। अब देखिए, तो इस संधि की परिभाषा क्या है कि किसी भी पद के अंत में व्यंजन हो और उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो, तो व्यंजन के स्थान पर होने वाला परिवर्तन या व्यंजन के स्थान पर होने वाला विकार क्या कहलाता है, हल या व्यंजन संधि कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस संधि के भेद। अब देखो, इस संधि के भेद कोई मतलब संख्या में है नहीं, बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें जो जो संधियां व्यंजन में दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें दे रखी है, देखो, सबसे पहले है आपकी नंबर 1 इष्टुत्व संधि, नंबर 2 इष्टुत्व संधि, नंबर 3 जश्यत्व संधि, नंबर 4 अनुस्वार संधि, नंबर 5 परसवर्ण संधि, नंबर 6 अनुनासिक संधि, नंबर 7 चतुर्व संधि, नंबर 8 लत्व संधि। अब ये लत्व भी कहते हैं, इसको तौरली भी कहते हैं, ठीक है। तो अपनी किताब में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें ये 8 संधियां दे रखी है। अब देखो, सिलेबस में जो हमारी संधि है वह है जश्यत्व, ठीक है, उसके बाद है आपका अनुस्वार और उसके बाद है परसवर्ण संधि। तो सिलेबस में केवल ये 3 संधियां हैं, लेकिन किताब में ये सारी संधियां होने की वजह से हम इन सभी संधियों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सचित्व संधि, ठीक है। नंबर 1 संधि का नाम है सचित्व संधि। अब देखिए, इस संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इस्तो, इश्चुना, इश्चु। क्या सूत्र है इसका,
इस्तो, इश्चुना, श्चु। अब देखिए इसको खोल के लिखते हैं कि अभी इस्तो का मतलब होता है सकार और त वर्ग, ठीक है। किस में बदल जाते हैं? सकार और च वर्ग में बदल जाते हैं, ठीक है। ये संधि का नियम है। संधि का नाम है इश्चुत्व संधि। सूत्र है इस्तो, इश्चुना, इश्चु। नियम कह रहा है कि ये जो सकार और त वर्ग है, ठीक है, ये बदल जाते हैं सकार और च वर्ग में। अब किस परिस्थिति में ये सकार और त वर्ग इस सकार और च वर्ग में बदलते हैं, इसको आप समझेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये एक इष्टुत्व संधि और ये इष्टुत्व संधि, ठीक है, संस्कृत या हल व्यंजन की थोड़ी सी टफ संधियों में से एक है, कठिन संधियों में से एक है। इसलिए इनको पढ़ते समय थोड़ा ध्यान से इनको देखना, ठीक है। मैं वैसे इसको 2 बार समझा दूंगा, ठीक है। देखिए ये नियम कह रहा है कि स, त, थ, द, ध और न। स, च, छ, ज, छ और न्य। देखो क्या नियम कह रहा है इसका। इसका नियम कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में सकार और त वर्ण हो, ठीक है, सकार और त वर्ग हो और उसके पश्चात सकार और च वर्ग हो। देखो होता क्या है कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण और ये जो वर्ण है, इन वर्णों पे आप ध्यान रखना कि ये जो वर्ण है सकार और त वर्ग, ये इन वर्णों के आगे हो। अभी कहाँ है? आगे है, ठीक है। अगर आगे न हो तो ये कहाँ होंगे? पीछे होंगे, मतलब इस जगह हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सकार और त वर्ग सकार और च वर्ग के आगे हो या पीछे हो तो भी इनमें क्या हो जाती है? संधि। कौन सी संधि हो जाती है? इष्टुत्व संधि है। दोबारा सुन लीजिए कि सकार और त वर्ग मतलब ये जो 6 वर्ण है, ये 6 वर्ण, इन 6 वर्णों के चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, समझने की कोशिश करना कि आगे हो या पीछे हो। बाकी संधियों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस संधि में ऐसा होता है कि ये वर्ण इन वर्णों के आगे हो या पीछे हो तो इनमें संधि हो जाती है इष्टुत्व सचुत्व संधि, ठीक है। तब इस संधि में क्या होता है कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्रमशः इन वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सकार और त वर्ग इस सकार और च वर्ग में क्रमबद्ध रूप से बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए ये जो स है, ये स इस स में बदल जाता है, ये त इस च में बदल जाएगा, ये थ इस छ में बदल जाएगा, ये द इस ज में बदल जाएगा, ये ध इस झ में बदल जाएगा और ये न इस न्य में बदल जाता है। ये संधि का नियम है, ठीक है। देखो दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है। संधि का नाम क्या है? इष्टुत्व संधि। सूत्र क्या है? इस्तो, इश्चुना, इश्चु। नियम क्या कह रहा है कि सकार और त वर्ग किस में बदल जाते हैं? सकार और च वर्ग में बदल जाते हैं। किन परिस्थितियों में, किस नियम के अंतर्गत? कि भाई पद के अंत में, ठीक है, या किसी भी पद में सकार और ये त वर्ग हो, ठीक है, और उनके पश्चात सकार और च वर्ग हो तो संधि से ये सकार और त वर्ग सकार और च वर्ग में क्रमशः क्रमबद्ध रूप में बदल जाते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो वर्ण है 6 वर्ण, ये वर्ण यहाँ भी हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो, ठीक है। ये सकार और त वर्ग चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, जो भी परिवर्तन होगा वह इन सकार और त वर्ग में ही होगा, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपकी इष्टुत्व संधि। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए हरीश धन शीर्ति। अब इस उदाहरण को ध्यान से समझिए। पद के अंत में क्या है? स और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? स। नियम क्या कह रहा था
कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, स हो, तो ये स आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स हो गया। उसके पश्चात सकार या च वर्ग हो, तो यहाँ क्या आ गया, सकार या, ये सकार आ गया। अब इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि। संधि होने पर अब ये जो स है, देखो यहाँ बताए, ये स किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा। तो यहाँ ये स कैसा है, आधा है, तो आने वाला जो स होगा ये वाला, ये भी कैसा आएगा, आधा। तो यहाँ जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, ह री श शेते। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण है हमारा कश धन चित्र। ठीक है, वही नियम, पद के अंत में इनमें से कोई वर्ण हो, ये स हो गया। उसके पश्चात इनमें से कोई वर्ण हो, ये च हो गया। दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई। संधि होने पर ये जो स है हमारा, ये स किस में बदल जाएगा, इस स में। तो हमारा वहां शब्द क्या बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा। इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है वो देखिए, वो है हमारा उद धन ज्वल। देखिए, पद के अंत में इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। यहाँ क्या है, द है, तो ये द होगी। ठीक है, ये द। उसके बाद इन 6 में से कोई वर्ण होना चाहिए, क्या हो गया, ज, ये ज हो गया। दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये द किस में बदल जाएगा, ज में। यहाँ द कैसा है, आधा, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा उत्चारणम, तो क्या बन जाएगा, उच्चारणम। ठीक है, उत्तधनचारणम क्या बन जाएगा, उच्चारणम बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा शब्द है सज्जन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सद्दन चन, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। ठीक है, इसी प्रकार इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे है सत धन चरित्र, तो क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। क्या बन जाएगा, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे है रामश्चिनोति। ठीक है, तो इसका बन जाएगा रामस धन चिन्नोति। ठीक है, रामस धन चिन्नोति, रामस चिन्नोति का हो जाएगा रामस धन चिन्नोति। तो ये इसके उदाहरण। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो एक तो ये उज्ज्वल और ये सज्जन, ये हरीश सेते, इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, दोबारा इस संधि को एक बार सुन लीजिए। क्या इस संधि का नाम है इश्चुत्व संधि। नियम है इसका इस्तो इश्चुना इश्चु। इसका मतलब होता है कि ये जो सकार और त वर्ग है ये किस में बदल जाते हैं, सकार और च वर्ग में बदल जाते हैं। ये सकार और त वर्ग इन सकार और च वर्गों के चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो इन दोनों में संधि हो जाती है इश्चुत्व। तो ये सकार और त वर्ग सकार और च वर्ग में बदल जाते हैं, यह समझा रखा है। और ये इसकी क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये थी हमारी इश्चुत्व संधि। अब इसी से मिलती जुलती, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसी एक संधि है जिसका नाम है इष्टुत्व संधि। सेम इसके जैसी है, बस फर्क कहाँ होता है, फर्क थोड़ा बहुत जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। नंबर 2 जो हमारी संधि है उस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि। इससे पहले जो हमने संधि पढ़ी थी उस संधि का नाम था इष्टुत्व संधि, इसका नाम है इष्टुत्व संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इष्टुना इष्टु। ठीक है,
थोड़ा अजीब से सूत्र है, उसका था इस्तो इष्टुना, इष्टु इसको, इसका है इष्टुना इष्टु। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, कि भाई इसमें भी होता है कि सकार और त वर्ग, त वर्ग के पश्चात सकार और ट वर्ग हो, ठीक है। सेम वही का वही नियम है कि भाई ये सकार और त वर्ग सकार और ट वर्ग में बदल जाते हैं। क्या परिस्थितियां, परिस्थितियां भी बिल्कुल इष्टत्व संधि के जैसे ही रहेगी, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये इसका नियम है कि पद के अंत में ये स, ये त, थ, द, ध और न वर्ण, ठीक है। और उसके पश्चात ये स, ट, ठ, ड, ध और न वर्ण, ठीक है। देखिए ये 6 वर्ण, इन 6 वर्णों के चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो इन दोनों में इष्टत्व संधि हो जाएगी। और इष्टत्व संधि होने पर ये जो सकार और त वर्ग है, ये सकार और त वर्ग क्रमशः सकार और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे, इस संधि में ये जो स है, ये स इस स में बदल जाएगा, ये त इस ट में बदल जाएगा, ये जो थ है इस ठ में बदल जाएगा, ये जो है इसमें बदल जाएगा, ये ध इसमें बदल जाएगा और ये न इसमें बदल जाता है। तो ये इस संधि का नियम रहता है। संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। सूत्र इष्टुना इष्टु। नियम कह रहा है कि सकार और त वर्ग बदल जाते हैं, किसमें, सकार और ट वर्ग में। किन परिस्थितियों में, कि भाई ये 6 वर्ण इन 6 वर्णों के आगे हो या फिर पीछे हो, तो इनमें संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये सकार और त वर्ग क्रमशः इस सकार और ट वर्ग में बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए नंबर 1, तत् धन टीका। देखो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि इन किसी भी पद के अंत में इन 6 में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपका त हो गया, ठीक है। उसके पश्चात इन 6 में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, वहां क्या आ गया, ट आ गया। दोनों की क्या हो जाएगी, संधि। क्यों, क्योंकि संधि होती है हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। या पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का ट है, इन दोनों को मिलाया तो ये जो त है, ये त किस में बदल जाएगा, इस ट में बदल जाएगा। तो यहाँ त आधा है, तो आने वाला जो वर्ण होगा ट, वो भी कैसा आएगा, आधा। तो यहाँ ट आ गया, तो हमारा वास्तविक शब्द क्या बन जाएगा, तट्टिका, ठीक है। तत् धन टीका बराबर क्या बन गया, तट्टिका। इसी प्रकार रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ। अब देखिए ये स है, पद के अंत में ये स हो गया, उसके बाद ये वाला स हो गया, दोनों में संधि हो जाएगी। ये वाला जो स है, ये वाला स किस में बदल जाएगा, ये वाला स इस स में बदल जाएगा। तो यहाँ पे स षटकोण आधा आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, रामस षष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट जो सूत्र उदाहरण है वो है हमारा आकृष धन त। अब देखिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण इन वर्णों के, ठीक है, ये जो 6 वर्ण है, ये 6 वर्ण इन वर्णों के आगे हो या पीछे हो, ठीक है। तो अभी तक हम जितने भी उदाहरण पढ़ रहे थे उसमें ये जो 6 वर्ण है, वर्णों इन वर्णों के आगे हो रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ जो हमने उदाहरण लिखा है, ये उदाहरण में क्या है कि ये जो 6 वर्ण ये कहाँ चले गए, पीछे चले गए। देखिए कैसे, जैसे पद के अंत में क्या मैंने बताया था कि इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। अब इनमें से नहीं है, इनमें से है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये वर्ण इनके आगे हो या पीछे हो। तो ये स आ गया पहले, ठीक है, क्या आ गया, स। मतलब होना क्या चाहिए, एक साइड ये वर्ण होना चाहिए, दूसरी साइड इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। अब ठीक है, वो साइड कोई भी हो सकती है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। तो यहाँ इस बार इधर आ गया और ये वर्ण कहाँ चला गया, उधर चला गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सकार और त वर्ग है केवल इन्हीं को बदलना है, ठीक है। अब ये चाहे आगे लिखे हुए हो चाहे पीछे लिखे हुए हो। अब यहाँ ये त पीछे लिखा हुआ है,
ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। संधि होने पर, ठीक है, ये त किस में बदल जाएगा, ये त आपके ट में बदल जाएगा और हमारा शब्द क्या लिखा देगा, आकृष्ट। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द होता है कृष्ण। क्या शब्द है, कृष्ण। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता क्या होगा, इसका संधि हो जाएगा कृष प्लस न। ठीक है। इसमें भी वही का वही नियम आ जाएगा कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण इधर आ रहे हैं, ये वर्ण इधर आ रहे हैं, तो कृष्ण धन न बराबर क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द होता है रास धन त्रम। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, रास धन, इसमें भी वही का वही नियम है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि संधि जो है, ठीक है, ये वाली, इसमें एक साइड ये वर्ण होना चाहिए, दूसरी साइड ये वर्ण होना चाहिए। अब वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि इनमें इन 6 में से वहाँ कौन सा वर्ण है। ठीक है। यहाँ इन 6 में से एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए ये शब्द क्या है, त्र। ये त्र किससे मिलकर बनता है, त और र से। ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी त है, तो ये आपका त इधर हो गया। ठीक है। ये वाला स इधर हो गया। अब जो भी परिवर्तन होगा इन 6 वर्णों में से, मतलब ये सकार और त वर्ग में होगा, तो यहाँ जो आधा त है वो ट में बदल जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। क्या बन जाएगा, राष्ट्रम। इसी प्रकार एक शब्द था इसका चक्रीन धन ढोक्षे, तो क्या हो जाएगा इसका, चक्रीण ढोक्षे। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द होता है पेष्टा, तो इसका संदेश जाएगा पेश धन ता बराबर क्या हो जाएगा, पेष्टा। तो ये इस संधि के उदाहरण है। देखो एग्जाम में ये जो इष्टुत्व संधि है और ये जो सटुत्व संधि है नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में है। पिछली बार 2019 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें से इष्टुत्व संधि से एक उदाहरण पूछा गया था। तो हम यह नहीं कह सकते कि भाई जो सिलेबस में वहीं से प्रश्न आएगा, नहीं, जो आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है, जो चीज़ किताब में दे रही है वहाँ से आप वो प्रश्न उठा सकता है, भले वो सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपकी पुस्तक में है, इसलिए संधि पूछी जा सकती है। इसीलिए हम इन संधियों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली संधि पढ़ी हमने इष्टुत्व संधि और दूसरी पढ़ी हमने इष्टुत्व संधि। ये